फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर करेंगे। आज हम नरसंहारों की बात करेंगे। बिहार नरसंहारों के लिए बदनाम रहा है। चूंकि पटना उच्च न्यायालय ने सिनारी नरसंहार के मामले में सभी आरोपितों को बरी कर दिया है। आज तक के नरसंहारों में किसी को सजा क्यों नहीं होती है? निचली अदालतों द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद उच्च न्यायालय में बरी क्यों हो जाते हैं अभियुक्त, चाहे वो प्राथमिकी अभियुक्त हों या अप्राथमिकी अभियुक्त हों? ऐसा क्यों होता है? हम इस पर चर्चा करेंगे। हम नरसंहारों की चर्चा के क्रम में अपना और कुछ पत्रकार मित्रों का भी अनुभव साझा करेंगे जो दिलचस्प हैं। इसलिए कि बिहार में जब नरसंहारों का सिलसिला चलता था तो कई नरसंहारों की रिपोर्टिंग फोर्थ व्यूज के इस उपेंद्र कश्यप ने भी करी है। इसके अलावा बहुत कम हम बात करेंगे पैक्सों पर प्राथमिकी का सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ है। अवैध बालू खनन पर सख्ती बरतने का आदेश जारी हुआ है मुख्यालय से। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। कहावत है, मानस कसने को मुआमला कसौटी है। अर्थ आपको मैं बाद में इसका बताऊंगा और किसी एक शायर का इसी कहावत के संदर्भ में कहा गया शेर भी पढ़ूंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। मुझे लगता है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब हम नरसंहारों की बात करते हैं। आज के अखबारों में सिनारी नरसंहार पर पटना उच्च न्यायालय का आया हुआ फैसला मोटे हरफों में सुर्खियां हैं। सिनारी नरसंहार के सभी 13 दोषी बरी कर दिए गए हैं। पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जहानाबाद जिले के बहुचर्चित सिनारी नरसंहार के सभी 13 दोषियों को बरी कर दिया है। न्यायाधीश अश्विनी कुमार सिंह एवं न्यायाधीश अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है, जिसे शुक्रवार को सुनाया। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए सभी 13 अभियुक्तों को बरी कर दिया। जहानाबाद की जिला अदालत ने 15 नवंबर 16 को इस मामले में 10 लोगों को मौत की सजा सुनाई थी, जबकि 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सिनारी नरसंहार 18 मार्च 1999 को हुआ था। सिनारी जहानाबाद जिले का हिस्सा है और यह अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया चारों जिलों के सीमावर्ती इलाके में स्थित है। अब इस स्थिति को समझिए। सिनारी में 34 सवर्ण जाति के लोग मारे गए थे। उस गांव में तब इतना आक्रोश था कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। सिनारी नरसंहार की सूचना मिलने के बाद मैं अपने एक साथी पत्रकार राजकुमार सिंह के साथ सिनारी के लिए निकला था। तो जहानाबाद डीएम ऑफिस द्वारा बताई गई रूट के मुताबिक जब हम चले तो हम खड़ासिन होकर वहाँ पहुँचे। खड़ासिन में भी नरसंहार हुआ था। आपको याद होगा, वहाँ कुआं पर सवर्णों की हत्या करके खून से मार्क्सवादियों ने लिख दिया था, रणवीर सेना मुर्दाबाद, एमसीसी जिंदाबाद। खड़ासिन में हमें यह जानकारी दी गई कि आगे जात बढ़ जा मराजी बजा, यह स्थिति थी। वहाँ से हम भय में गए। जैसे ही सिनारी गांव में जाने से करीब करीब 1 से 1.5 किलोमीटर पहले हमारी मुलाकात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों से होती है। पूछा गया, आप क्यों गांव जा रहे हैं? जब हमने बताया तो अगले ने कहा कि अभी एक पत्रकार पिटाया है गांव में। वो पत्रकार आज एक बड़े अखबार के एक यूनिट के संपादक हैं, इसलिए उनका नाम हम आपको नहीं बता रहे। उनके साथ घटना घटी। जब हम सिनारी गए तो गांव में इतना दहशत था कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 3-4 जगह समूह में लाशें पड़ी हुई थी। एक झोपड़पट्टी छोटी सी दुकान थी जहां मैं और राजकुमार
दोनों वहाँ गए और उस बनिए की दुकान में दालमोट, मिश्री, गुड़, शकरकंद कच्चा वाला रखा हुआ था। हम लोगों के साथ तमाम पुलिस जवानों ने उनका एक बोरा शकरकंद समाप्त कर दिया, चूँकि भूख भी लगी थी और खाने को कुछ नहीं था। इसके बाद जब हम गांव में गए तो खटिया पर, सड़क के पूरब दिशा में खटिया पर तत्कालीन डीएम, एसपी, मगध कमिश्नर आयोग तमाम पदाधिकारी बैठे हुए थे और ग्रामीण भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे, जिसे अधिकारी सुन रहे थे। यह हमने साक्षात देखा कि इस तरह से गाल पर हाथ रखकर और बड़े पदाधिकारी बैठकर सिर्फ गाली सुन रहे थे। वे किंकर्तव्य विमूढ़ थे। गांव में क्रंदन था, रोहा रोहट था, चिल्लाहट था, मासूम चिल्ला रहे थे, छटपटा रहे थे लोग। यह स्थिति थी। हमें हिम्मत नहीं पड़ी। एक जाति विशेष को लेकर और नक्सली संगठनों को लेकर काफ़ी गालियां दी जा रही थी, आक्रोश व्यक्त किया जा रहा था। हमने अपनी डायरी और कलम और कैमरा को छुपा लिया और घूम घूम कर हम मस्तिष्क में ही जेहन में कुछ बातें रखते थे और किनारे जाकर हम उसको नोट करते थे। इसके लिए हम नित्य क्रिया का बहाना बनाते थे। आज प्रभात खबर में उसके एक यूनिट के संपादक रजनीश उपाध्याय ने अपनी ये स्टोरी लिखी है। उन्होंने भी सेनारी का अनुभव लिखा है, जिसमें उन्होंने यह बताया है कि आक्रोश के कारण उनके स्थानीय पत्रकार ने तब उनको कलम और डायरी छुपा लेने की सलाह दी। जब वो छुपा लिए, फिर स्थानीय संवाददाता के एक परिचित के घर जाकर और फिर अपनी पत्रकारिता की। यह आक्रोश था। आपको मालूम है कि बिहार में नरसंहारों का दौर था, लगातार नरसंहार हुए और सेनारी के बाद जहां चुन चुन कर एक सवर्ण जाति के लोगों को मारा गया था, गैर सवर्ण भी 6 की संख्या में मारे गए थे। इसके बाद बिहार में मात्र एक नरसंहार हुआ 16 जून 2000 को बिहार के औरंगाबाद जिला के मियापुर में। यह उपहरा थाना में पड़ता है। मियापुर अंतिम था, जो सेनारी का बदला था। सेनारी लक्ष्मणपुर बाथे का बदला था। तो ये स्थिति थी। सेनारी से पहले 25 जनवरी 1999 को शंकर बिघा में 23 गैर सवर्ण मारे गए थे। लक्ष्मणपुर बाथे 1 दिसंबर, 30 नवंबर और 1 दिसंबर 1997 की दरमियानी रात में हाहाकार में डूब गया था, शोक में डूब गया था। सोन के पश्चिम दिशा से हमलावर लक्ष्मणपुर बाथे पहुंचे, जहां मैं खुद भी रिपोर्टिंग करने गया था और तब विनोद मिश्र हुआ करते थे CPI-ML के। उनके साथ हम NH 139 से पैदल लक्ष्मणपुर बाथे तक में गया था। KD यादव थे। लक्ष्मणपुर बाथे में एक जाति विशेष के लोगों की घर की कुंडियों को चढ़ा दिया था रणवीर सेना, और उसके बाद नरसंहार को अंजाम दिया था। तब देश के राष्ट्रपति ने इसे काफ़ी गंभीरता से लिया था और इस घटना की निंदा की थी। अभी तक बिहार में जितने नरसंहार हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा नरसंहार लक्ष्मणपुर बाथे का कांड था, जहां 58 अनुसूचित जाति के लोग मारे गए थे। विभत्स घटना थी लक्ष्मणपुर बाथे। उसके बाद 25 जनवरी 99 को शंकर बिघा में 23 दलित मारे गए। इसके बाद वामपंथी संगठन, या कहें अति वामपंथी संगठन, या कहें नक्सली संगठन ने एक योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से सेनारी को अंजाम दिया था, जिनको ऊपर आरोप लगाया गया कि ये रणवीर सेना के समर्थक हैं। रणवीर सेना का समर्थक होने का आरोप लगाकर सेनारी में नरसंहार को अंजाम दिया गया। सेनारी में
34 व्यक्तियों की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें जानवर काटने वालों का भी इस्तेमाल किया गया था, यह कहा जाता है। इसलिए कि आम तौर पर गोली से मार देना और किसी का गला रेत कर मार देना, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। क्रूरता के पैमाने पर अगर गोली मार कर हत्या करने और गला रेत कर हत्या करने को अगर आप परखें तो काफ़ी बड़ा गैप आपको नजर आएगा। क्रूरतम हत्या है किसी की गला रेत कर हत्या करना। और कल्पना करिए कि एक गांव में एक ही समय में 34 व्यक्तियों की हत्या गला रेत कर की गई थी। हमारे जैसे जो भी वहाँ पत्रकार गए थे, आम लोग गए थे, काफ़ी दहशत में थे, मन द्रवित हो गया था। उस ज़माने में मोबाइल का युग नहीं था, लैंडलाइन का ज़माना हुआ करता था, ब्लैक एंड वाइट कैमरा, कलर कैमरा कंधे में टांग कर बड़ा वाला ले जाना पड़ता था, डिजिटल युग नहीं था। उस समय हम लोगों ने सेनारी में जो रिपोर्टिंग करी थी वो एक अलग पीड़ा देती है। खुद अपनी आँखों से लाशों का अंबार देखना, कई जगह समूह में लाशें पड़ी हुई थी। आज यह तो तय है कि सेनारी में 34 व्यक्तियों की हत्या हुई, यह 200% तय है। हत्या की गई, हत्या मनुष्य द्वारा की गई, गला रेत कर हत्या की गई, यह भी प्रमाणित सत्य है। फिर सवाल यह उठता है कि तमाम आरोपियों को बरी हाईकोर्ट ने कर दिया, खासकर उनको भी जिनको निचली अदालतों ने सज़ा सुनाया था। यहाँ सवाल यह उठता है कि आखिर नरसंहार में सज़ा क्यों नहीं होती? निचली अदालतें सज़ा देती हैं, उच्च न्यायालयों में वे बरी हो जाते हैं। कानूनी प्रक्रिया जटिल है भारत की। न्याय प्रणाली पर बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ कहना न्यायालय का अपमान मान लिया जाता है, अवमानना का मुकदमा हो जाने का डर लोगों को सताता है, इसलिए बहुत सारी बातें नहीं भी कही जा सकती हैं। लेकिन आप कल्पना करिए कि सज़ा क्यों नहीं होती है, सेनारी नरसंहार के अभियुक्त क्यों बरी हो गए। इस संबंध में जो बातें आई हैं वह लगभग तमाम तरह के नरसंहारों में लागू होते हैं जिन मामलों में सज़ा नहीं हुई। दैनिक जागरण की रिपोर्ट में कहा गया है कि गवाहों के बयान में विरोधाभास और पुलिस द्वारा किए गए अनुसंधान में त्रुटियों की वजह से हाईकोर्ट ने उक्त फैसला दिया। चूंकि गवाह इस स्थिति में नहीं थे कि रात में अभियुक्तों की पहचान कर सकें, उन्होंने यह भी बताया कि जिस वक्त उक्त घटना को अंजाम दिया गया था उस समय वहां अंधेरा था और किसी प्रकार की रोशनी का स्रोत उस समय गांव में उपलब्ध नहीं था। यह भी दलील दी कि चश्मदीद ने कुछ भी स्पष्ट देख पाने में की बात नहीं कही, वे स्पष्ट देख पाने में सक्षम नहीं थे। राज्य सरकार का पक्ष रखने वाले महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया है कि राज्य सरकार उक्त निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में 90 दिनों के अंदर SLP दायर कर सकती है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। लेकिन सवाल फिर वहीं आकर ठहर जाता है कि सज़ा क्यों नहीं? किसी ने तो हत्या की, किसी के मांग उजड़ा, किसी का कोख उजड़ा, लेकिन किसी को सज़ा नहीं हुई। सेनारी नरसंहार पर पटना उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उस 125 पेज का है। अदालत ने कई बड़े सवाल उठाए हैं। प्रभात खबर की एक खबर में कहा गया है कि सेनारी नरसंहार के मामले में पटना हाईकोर्ट की ओर से दिए गए 125 पन्ने के फैसले में कई सवाल उठाए हैं। यह कोर्ट में गवाही देने से ही दूसरे महत्वपूर्ण बिंदुओं की अनदेखी से भी जुड़ा हुआ है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि दूसरे कई नरसंहारों में भी साक्ष्य के अभाव में आरोपित बरी हो गए। बाथे से लेकर बथानी नरसंहार तक अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सेनारी की घटना 18 मार्च 1999 की रात 7:30 से 11:30 बजे के बीच की है। गांव में अंधेरा छाया हुआ था। इसकी प्राथमिकी दूसरे दिन 19 मार्च को 10 बजे करपी थाना में दर्ज की गई। चिंतामणि देवी ने यह प्राथमिकी दर्ज कराई, जबकि पुलिस को इस घटना की जानकारी 18 मार्च 1999 की रात 11:40 बजे ही वायरलेस से मिल गई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में सभी 13 आरोपितों के बारे में गवाहों के बयानों को बारी बारी से विवेचना की है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में वैसे लोगों की भी गवाही कोर्ट में हुई जिसने पुलिस के सामने अपनी गवाही दी ही नहीं। रात के अंधेरे में किसी भी व्यक्ति को पहचान पाना काफ़ी मुश्किल होता है। अभियुक्त किसी एक गांव के नहीं थे, किसी
किस व्यक्ति ने किसकी हत्या की इसका गवाह कोई नहीं था, यानी वाकये का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। सभी ने एक दूसरे की सुनी सुनाई बातों को कोर्ट में कहा है। जिस व्यक्ति ने पुलिस के सामने इस मामले के अनुसंधान के समय कोई बात नहीं कही, वह 22 वर्षों के बाद कोर्ट में यह आकर कहे कि मैंने घटना तथा अभियुक्तों को देखा है, यह विश्वास करने लायक नहीं है। किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर दोषी करार नहीं दिया जा सकता है। निचली अदालत ने इन बातों का ध्यान दिए बगैर ही सजा दे दिया, जो गलत है। ऐसी स्थिति में शक के अभाव में किसी को जेल में बंद कर नहीं रखा जा सकता। यह हाईकोर्ट में बात कही गई। हाईकोर्ट ने जो कहा, जिस आधार पर अभियुक्तों को बरी कर दिया गया, इससे अपराध कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा, इसलिए कि नरसंहार रात में ही हुए हैं। स्वाभाविक है कि अंधेरा रहेगा। जब बिहार में नरसंहारों का दौर था तो रोशनी नहीं रहती थी। यह भी हकीकत है कि गांव में बिजली नहीं थी, बल्ब नहीं जलते थे। यह एक पहलू है। इसके आगे अगर आप बढ़ें सजा के मामले पर, तो लक्ष्मणपुर बाथे में 58 अनुसूचित जाति के जो लोग मारे गए थे, 16 को इसमें फांसी और 10 को उम्र कैद की सजा निचली अदालतों ने सुनाया। बाद में क्या हुआ? उच्च न्यायालय ने सभी को बरी कर दिया। शंकर बिगहा मामले में 24 को न्यायालय ने इज्जत बरी कर दिया। मियाँपुर में जो 35 पिछड़ी जाति के लोग मारे गए थे, उसमें हाईकोर्ट ने 10 में 9 को बरी कर दिया। मार्के का सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ नरसंहारों में इस तरह के फैसले आने के बाद न्यायिक व्यवस्था को एक वर्ग विशेष से जोड़कर आलोचना की जाती है। वैसे लोगों से आज जिसे वर्ग शत्रु बताया जाता है, उसी वर्ग शत्रु के हत्यारों को आज बरी कर दिया गया है। तो क्या आप न्यायालय के फैसले पर कोई टिप्पणी करेंगे? क्या आज न्यायालय आपके अनुसार वर्ग विशेष का समर्थक नहीं है? हमारा फोर्थ व्यूज का यह मानना है कि हमें न्यायालय को सर्वोच्च मानना ही होगा। इसके अलावा इस लोकतंत्र में कोई दूसरी व्यवस्था नहीं। नरसंहारों पर फोर्थ व्यूज का यह न्यूज़ व्यूज यानी समाचार और विचार का मिश्रण पसंद आया होगा तो आप लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाल वाली घंटी जरूर क्लिक करें। नरसंहार की चर्चा के बाद अब हम आते हैं किसानों पर। किसानों द्वारा गेहूं बेचे जाने का सीज़न है। पैक्स गेहूं खरीद रहे हैं। पैक्सों की क्या स्थिति है और क्या भूमिका है, आप तमाम दर्शक इसे जानते हैं। अब पैक्सों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया गया है। वैसे पैक्स जो मनमानी कर रहे हैं, आज की खबर के मुताबिक मनमानी और भयादोहन करने वाले पैक्सों व्यापार मंडलों पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला स्तर पर गेहूं खरीद में तेजी लाने और खरीदारी करने वाली एजेंसियों पर निगरानी बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित कर जिलाधिकारियों को कमान सौंपी गई है। मुख्यालय से 14 अफसरों को अलग अलग जिलों में समीक्षा करने व एक्शन लेने की खास जिम्मेदारी दी गई है और ये अफसर जिलों के लिए निकल भी गए हैं। सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने बताया है कि नवंबर तथा दिसंबर महीने का पैक्स और व्यापार मंडलों का ब्याज जो है वह माफ़ कर दिया गया है ताकि उनका हौसला बढ़े और वे गेहूं की खरीदारी अधिक से अधिक कर सकें। व्यवस्था दी गई है कि किसान चाहे जिस पैक्स में चाहें वहां अपना गेहूं बेच सकते हैं। कृषि विभाग के किसान सलाहकार के माध्यम से गेहूं बेचने के इच्छुक 28,900 किसानों की सूची तैयार की गई है और उनमें से मात्र 5,000 से ज़्यादा व्यक्तियों ने ही अपना गेहूं बेचा है। अवैध बालू खनन बिहार में बड़ी समस्या है। लालू यादव की बालू नीति और नीतीश कुमार की बालू नीति में आसमान जमीन का फर्क है। तब न बालू इतना महंगा था, न सोन का इतना दोहन होता था। आज स्थिति बदल गई है। आज बिहार में बालू और दारू
अवैध धंधे का बड़ा नेटवर्क है। सरकार का कहना है कि बालू खनन का काम भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, पटना और सारण 5 जिलों में रोक दिया गया है। बंदोबस्त धारक ब्रॉडसन और आदित्य मल्टीकॉम ने 1 मई से बालू उठाव का काम रोक दिया है। उनका कहना है कि अवैध बालू खनन के कारण उनका आर्थिक नुकसान हो रहा है। सरकार अवैध बालू खनन पर रोक लगाने में सक्षम साबित नहीं हो रही है। प्रशासन इस मामले में फेल्यूर है। यह आम आवाम हर कोई जान देख और समझ रहा है, फिर भी बालू है कि उसका धंधा जारी है। इस वीडियो के प्रारंभ में हमने आपको एक कहावत सुनाया था, मानस कसने को मुआमला कसौटी है। यानी आदमी की परख काम पड़ने पर ही होती है। ध्यान रखिएगा, आदमी की परख तब होती है जब उससे कोई काम की ज़रूरत पड़ती है। इसी संदर्भ में यह कहावत कहा गया है। इस परखने शब्द पर बशीर बद्र याद आ जाते हैं कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज आपके सुखद भविष्य की कामना करता है। इस कोरोना संकट में आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें, मास्क लगाकर चलें। व्यूज चौथा विचार, बाकी फिर